जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश मंथन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के प्रमुख करंट अफेयर्स की, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, नोकिया। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपको बता दें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर मोबाइल सेल्युलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा कि नासा की योजना चांद पर मानव बस्तियां बसाने की है और नासा पहले से ही आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2014 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं नोकिया ने दावा किया कि चांद पर उसका नेटवर्क साल 2022 के अंत तक काम करने लगेगा। तो यह थी इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? तो इसका सही जवाब होगा सी, आईआईटी खड़गपुर। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस टेस्ट की प्रभावकारिता को मान्यता प्रदान की है। कोविरैप में तापमान नियंत्रित करने के लिए यूनिट, जीनोमिक एनालिसिस के लिए स्पेशल डिस्टेंशन यूनिट और परिणाम प्राप्ति हेतु एक अनुकूलित स्मार्टफोन ऐप संलग्न है। तो यह आईआईटी खड़गपुर की प्रमुख खोज है, जो कि महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, इसलिए हमने इसे करंट अफेयर में सम्मिलित किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की किस महिला अधिकारी विंग कमांडर जो अवकाश प्राप्त हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, विजय लक्ष्मी रमनन। ये हैं विजय लक्ष्मी रमनन। और आपको बता दें, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। वो 96 साल की थीं। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। वह 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विजय लक्ष्मी रमनन का जन्म अगस्त 1972 में विंग कमांडर की माफ़ करिएगा विजय लक्ष्मी रमनन को अगस्त 1972 में विंग कमांडर की रैंक के रूप में प्रमोशन मिला था। वे फरवरी 1989 में सेवानिवृत्त हुई थी। इसके अलावा आपको बता दें, रमनन कर्नाटक में संगीत की शिक्षा ली और बहुत ही कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी कार्य किया था। तो यह थी विजय लक्ष्मी रमनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने में की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब होगा बी, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर हाल ही में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है और यहाँ से धारा 370 हटाने के बाद बहुत परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के क्षेत्र में विकास किया जा सके। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब होगा सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर दिए जाने को कहा गया है। यह एक योजना थी जो उत्तराखंड सरकार ने लागू की है और उत्तराखंड सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने यह योजना वहाँ के किसानों के लिए लागू की है, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें और उतना उत्पादन बढ़ा सकें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में
किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो इसका सही जवाब होगा डी, पाकिस्तान। आपको बता दें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसे कहा जाता है की बैठक 23 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। इसकी घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्क फ्लियर ने की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है, आपको बता दें। यह बल साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु स्थापित किया गया था। मतलब जो आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग होती है और अनावश्यक चीज़ों के लिए जो गैर कानूनी है उनकी फंडिंग रोकने के लिए इस निकाय की स्थापना की गई थी, और जो इस दिशा में कार्य करता है और ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान को बरकरार रखा है, जहाँ की क्योंकि यहाँ आतंकी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा संचालित होती हैं और उसमें पाकिस्तान की सरकार अपना मदद भी प्रदान करती है, ऐसा कुछ है। और हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है इसके बाद, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। यूपी इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। आपको बता दें प्रदेश में अब तक इस योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो यह थी इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे हमने आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो इसका सही जवाब होगा डी, भारत। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद को चुना गया है। श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान जारी किया, उसमें कहा कि 35 साल बाद भारत को ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 सदस्य हैं और भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में एक है। आपको बता दें वर्ष 1919 में ILO की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की या शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बिजली मिलेगी और राज्य सरकार ने साल 2023 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जिसका सही जवाब होगा ए, फेसबुक। यह है अंकी दास। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अंकी दास नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने के मामले में कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने को लेकर विवादों में रही थीं। फेसबुक के भारत में प्रबंध निदेशक अजीत मोहन ने ईमेल के जरिए बयान में कहा कि अंकी दास ने फेसबुक में अपने पद से हटने का निर्णय लिया है। उन्होंने जन सेवा में अपनी रुचि के अनुसार काम करने के लिए यह कदम उठाया है। तो दोस्तों यह थी इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स जिसे हमने आपको बताया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो इसका सही जवाब होगा बी, अमेरिका। यह है F-18 लड़ाकू जेट विमान। और बता दें आपको अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले ही अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालक के लिए
57 नौसेना लड़ाकू विमान के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की थी। उसी के तहत अभी अमेरिका ने F-18 लड़ाकू विमान देने की पेशकश भारत को की है और निश्चित तौर पे ही भारत की रक्षा शक्ति इसके आने से मजबूत होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, गुजरात। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल और उनका निधन हो गया था। आप देख सकते हैं यह है केशुभाई पटेल। और आपको बता दें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। वो 92 साल के थे। वे गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा केशुभाई पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। केशुभाई पटेल का जन्म जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को हुआ था। वे काफ़ी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था और केशुभाई पटेल ने साल 2012 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी बना ली थी जिसका नाम था गुजरात परिवर्तन पार्टी। हालांकि वर्ष 2014 में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय फिर से बीजेपी में कर दिया था और बीजेपी में आ गए थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आप याद रखेंगे, अक्सर निधन से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा डी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन एक संस्था है जिसने यह अवार्ड जीत लिया है। भारतीय संगठन ने पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदायों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। और ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHI के नाम से भी जिसे जाना जाता है 2020 के UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेता में शामिल है। GHI सुदूर समुदाय तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि UN का एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पुरस्कार है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। इसे याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो इसका सही जवाब होगा डी, तिब्बत। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। यह डाटा केंद्र चीन और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डाटा भंडारण जरूरतों को भी पूरा करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा सी, $25 बिलियन। विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $25 बिलियन देने की घोषणा की है। यह राशि उन गरीब देशों को मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह पैकेज प्रस्ताव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। निश्चित तौर पे कुछ देश ऐसे हैं जो कोविड-19 महामारी का सामना करने में वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है। उनके लिए एक अच्छी पहल है, वहाँ के नागरिकों को की स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी जिससे जल्दी से जल्दी लोग स्वस्थ होंगे और कोविड-19 से मुकाबला कर सकेंगे। ये है एक वर्ल्ड बैंक की बहुत अच्छी पहल है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL में 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, शिखर धवन। आपको बता दें शिखर धवन IPL इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। शिखर धवन ने IPL में अपने 5000 रन भी पूरे किए हैं। धवन IPL में 5000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, भारत। सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। जो यह एशिया पावर इंडेक्स है इसके द्वारा 2020 में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF जिसे बोला जाता है उसके अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर माइकल ईरानी। ये हैं डॉक्टर माइकल ईरानी। ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। उन्हें IWF अध्यक्ष थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया है। इससे पहले माइकल ईरानी IWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी 75 रुपये। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO जिसे बोला जाता है कि 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। तो यह थी इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे हमने आपको बताया। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में IPL में खास उपलब्धि अपने नाम की है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरने के साथ ही 200 IPL मैच खेलने का मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें, उनके बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का नंबर आता है जिन्होंने अभी तक 197 मैच खेले हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश के स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका सही जवाब होगा सी बांग्लादेश। आपको बता दें, बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह जानकारी बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने ढाका में उस समय दी जब भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम दोरा सवाई ने उनसे भेंट की। और डॉक्टर मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश और भारत अगले वर्ष बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मिलकर मनाएंगे। और उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी ढाका में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। यहाँ पास ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अक्सर यह भी पूछ लिया जाता है, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किस देश के राष्ट्रपति आए हुए थे। और ये जो प्रश्न होते हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस में जो मुख्य अतिथि होते हैं उनसे संबंधित कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पास ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। वे वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और सबसे कम उम्र की लड़की हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई थी। तो यह थी इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे हमने विस्तार से आपको बताया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष राजकिरण राय को बनाया गया है। यह है राजकिरण राय जी। भारतीय बैंक संघ ने हाल ही में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ द इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजकिरण राय को 2020-21 के लिए IBA यानी भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन चुना गया है। भारतीय बैंक संघ की विज्ञप्ति के अनुसार IBA की प्रबंधन समिति ने 16 अक्टूबर 2020 को हुई बैठक में यूनियन बैंक ऑफ द इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय को 2020-21 के लिए IBA का चेयरमैन चुना है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के
अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा सी 94। 94वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में। आपको बता दें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी काफ़ी भुखमरी मौजूद है। आपको बता दें कि 107 देशों के लिए की गई रैंकिंग में भारत 94 पायदान पर आया है। रिपोर्ट के अनुसार 27.2 स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। हंगर इंडेक्स 2020 में इंडोनेशिया 70वें, नेपाल 73वें, बांग्लादेश 75वें और पाकिस्तान 88वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के लिहाज से एशिया में भारत की स्थिति अपने कई पड़ोसी देशों से खराब है। यह एक संवेदनशील विषय है क्योंकि हमारे पड़ोसी हमसे आगे हैं और भुखमरी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके निदान के ऊपर हमारी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब होगा सी 2022। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य से 1 साल आगे है। यह घोषणा तब की गई जब मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस मनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्षता की। विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए भारत। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत रूस का संयुक्त उद्यम है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है जो पनडुब्बी, जहाज, विमान या ज़मीन से दागी जा सकती हैं। तो यह थी इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे हमने विस्तार से बताया। और आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही जवाब होगा 22 अगस्त 2021 बी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। वे अगले 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे और 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी भल्ला पिछले साल 22 अगस्त को राजीव गौबा के स्थान पर गृह सचिव बनाया गया था। गौबा इस समय कैबिनेट सचिव भी हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल का अगला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विशाल पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जावेद अशरफ की जगह लेंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है और उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? तो इसका सही जवाब होगा बी गांधी। यह है भानु अथैया। और आपको बता दें, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। वह ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। यह एक महत्वपूर्ण है प्रश्नों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और भानु अथैया ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। तो भानु अथैया का भी निधन हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पास प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे प्रबल है। और प्रश्न इसलिए भी ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि इन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? तो गांधी फिल्म के लिए। और इसके अलावा यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ऑस्कर जीता था। तो यह थी इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी 2 साल।
भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्यों ने इसका फैसला किया। बैठक में गठबंधन के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए उपाध्यक्षों का भी चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन में सतत जलवायु कार्यवाही गठबंधन के माध्यम से अपने सचिवालय की पहल को भी मंजूरी दी है। तो यह थी इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे हमने विस्तार से बताया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी 50%। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। केंद्र की आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज, आलू से लेकर सभी फल एवं सब्जियों को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ें और हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी 3रा। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान भी शामिल हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? तो इसका सही जवाब होगा सी रूस। रूस जो है अभी अपनी कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी मीटिंग में बताया कि रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को नियामक मंजूरी दे दी है और वैक्सीन साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है। पिछले महीने इसे मानव परीक्षण के प्रारंभिक चरण पूरे कर लिए हैं और हालांकि वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अभी नहीं शुरू हुए हैं। तो यह थी इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसे हमने विस्तार से बताया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी पंजाब। पंजाब कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयकों को निरस्त करने और उनकी जगह राज्य के अपने कृषि विधेयकों को लागू करने का प्रस्ताव पेश किया। विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं एवं धान एमएसपी से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वालों के लिए 3 साल के कैद का प्रावधान किया है। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ए हरियाणा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना। यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें, भारत सरकार ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश जापान, भारत और अमेरिका हैं। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है।
आपको बता दें यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था, जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक स्थायी सदस्य बना। साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न है, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 149वें, सॉरी 129वें यहाँ पास जवाब होना चाहिए था। भारत को साल 2020 के असमानता घटाने के प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा था और 198वें स्थान पर काबिल दक्षिणी सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। आपको बता दें यह सूचकांक में टॉप में नॉर्वे है और सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान है। और अपने को भारत के लिए महत्वपूर्ण है और पहला कौन है ये महत्वपूर्ण है, तो भारत का स्थान 129वां है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है जो कि प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों यह थी आज के वीडियो से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियों से आप संतुष्ट हुए होंगे और आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा और यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप अपना कोई सुझाव भी हमें देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।